नमस्कार। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 11 मार्च के द हिंदू समाचार पत्र में आए जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनका विश्लेषण करने वाले हैं। ये सारे के सारे न्यूज़ आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज के इस विश्लेषण में हम किन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको जो कल प्रश्न दिए गए थे उसके उत्तर को देखेंगे। उसके बाद आज के समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, जिसमें केरल हाईकोर्ट के आदेश को देखेंगे। यहाँ पर जो है पीडीएस सिस्टम को लेकर के एक एडिटोरियल आया है, उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो है पर्यावरण नियामक को लेकर के भी एक एडिटोरियल आया है, इसकी चर्चा करेंगे। नेपाल की राजनीति की चर्चा करेंगे। एनडीए प्रवेश में जो है जो लिंग भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है उसके ऊपर भी हम यहाँ पर न्यूज़ को देखेंगे। और उसके अलावा रूस के द्वारा जो अफगानिस्तान पर बैठक बुलाई गई है और जिसमें भारत को जो है आमंत्रित नहीं किया गया है उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। सबसे अंतिम में आज के समाचारों पर आधारित जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको दूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। और उसके अलावा मुख्य परीक्षा आधारित अभ्यास प्रश्न पर भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कल जो आपको क्वेश्चन दिए गए थे उसके उत्तर को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 था कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कथन 1 है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गठित एक संवैधानिक संगठन है। दूसरा है इसकी अध्यक्षता पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री करते हैं। और तीसरा कथन है इसके पास राष्ट्रीय उद्यानों और अन्य संरक्षित क्षेत्रों में और उसके आसपास परियोजनाओं को मंजूरी देने या आरक्षित करने की शक्तियां हैं। यहां पर आपको बताना था कि इनमें से कौन सही है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 3, यानी कि कथन 1 और 3 क्या है, सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और पहला कथन था राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। और दूसरा कथन था यह संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत डीपीएसपी की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और तीसरा कथन है यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। यहां पर आपको बताना था कि इन कथनों में कौन सही है और आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों के तीनों कथन क्या है, सही हैं। तीसरे प्रश्न को भी देख लेते हैं। और प्रश्न था निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और पहला कथन था अति उच्च रिजोल्यूशन वाली छवियों को कैप्चर करने के लिए निसार अंतरिक्ष मिशन के साथ एक सिंथेटिक एपरेचर रडार को इसके पेलोड के रूप में भेजे जाने का प्रस्ताव है। और दूसरा कथन था यह विवादित क्षेत्रों में आतंकी लॉन्चपैड की निगरानी हेतु इसरो और नासा का एक संयुक्त मिशन है। और यहां पर आपको बताना था कि इन दोनों कथनों में से कौन सही है और आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 1। अब चौथे प्रश्न को भी देख लेते हैं। डस्टलिक सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है। और सभी को पता है कि यह जो अब सैन्य अभ्यास है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में शुरू हुआ है सोमवार से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत और उज्बेकिस्तान। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। और क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन 3D मुद्रण अनुप्रयोग के उदाहरण है। और पहला था मिष्ठान वस्तुओं का निर्माण, दूसरा है बायोनिक ईयर का निर्माण, तीसरा है मोटर वाहन उद्योग, चौथा है पुनर्निर्माण सर्जरी और पांचवा है डाटा प्रसंस्करण तकनीक। यहां पर जो है ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका सही था, यानी कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 था उसका आंसर क्या होगा आपका डी। आइए अब आज के समाचार पत्र में जो भी महत्वपूर्ण समाचार है उसका विश्लेषण कर लेते हैं। और जो पहला समाचार है वो केरला हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार को नए आईटी एक्ट, यानी कि जो नए आईटी नियम बनाए गए हैं 2021, उसके भाग 3 के तहत एक कंपनी जिसका नाम है लाइफ लॉ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से रोक लगा दिया है। आइए समझते हैं ये मामला क्या है। यहाँ पर जो है लाइफ लॉ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा केरला हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और उनके अनुसार
यहाँ पर जो नया नियम बनाया गया है उसका भाग 3, यानी कि जो आईटी एक्ट नए बनाए गए हैं उसमें जो भाग 3 है उसे जो है असंवैधानिक करार दिया गया है। यहाँ पर जो है याचिकाकर्ता के द्वारा जो है एक और नियम जिसे हम बोलते हैं 4(2) उसका भी उल्लेख किया गया है और इसमें यह बताया गया है कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कोई भी न्यूज एजेंसी अगर कोई सूचना को दिखाती है तो उसे यह बताना होगा कि उस सूचना का सोर्स क्या है, किस व्यक्ति के द्वारा वो सूचना दी गई है, उसे उसकी पहचान भी बतानी होगी। यहाँ पर जो है इस नियम का उल्लेख करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा है कि यह सरासर अनुच्छेद 19 का जो है क्या है, वायलेशन है, उसका उल्लंघन है। यहाँ पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो है हमें फंडामेंटल राइट यानी कि मूलभूत अधिकार दिए गए हैं और उसका जो अनुच्छेद 19 है वो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है और यहाँ पर जो है इसी को मुद्दा बनाया गया है कंपनी के द्वारा और कहा गया है कि जो आईटी अधिनियम की धारा 69 है और ये जो नियम 4(2) है वह दोनों के दोनों जो हैं अनुच्छेद 19 का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं और खास करके 19A का उल्लंघन करते हैं। ये जो 19A है वो समाचार पत्रों के अभिव्यक्ति की आज़ादी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इस मुद्दे को उठा करके यह बताने की कोशिश की गई है कि सरकार के द्वारा जो नया आईटी लॉ लाया गया है वो कहीं ना कहीं जो है अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है। तो यहाँ पर जो है केरला हाईकोर्ट के द्वारा इसकी गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार को जो है यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो इस कंपनी पर जो है कोई कार्रवाई ना करे और केंद्र सरकार से जो है इस पर जवाब भी मांगा है। आइए अब अपने दूसरे न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एक एडिटोरियल आया है जिसमें जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मुद्दा बनाया गया है और कहा गया है कि किस तरीके से ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो पूरी तरीके से चरमरा गया है और इसमें सुधार की ज़रूरत है। यहाँ पर जो है सबसे पहले लेखक के द्वारा जो है यह बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से सब्सिडी जो है यहाँ पर बढ़ता जा रहा है जिसे सरकारों के द्वारा मैनेज करना जो है बहुत ही मुश्किल हो गया है। यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर जो है एडिटोरियल के लेखक के द्वारा बढ़ते हुए सब्सिडी को मुद्दा बनाया गया है सबसे पहले और बताया गया है कि ये जो सब्सिडी है वो असहनीय रूप से बड़ा होता जा रहा है जिसके तले सरकार जो है दबती जा रही है। यहाँ पर जो है इसका डेटा दिया गया है, आइए देख लेते हैं उस डेटा को। यहाँ पर जो है एडिटोरियल के लेखक के द्वारा 2016-17 से लेके 2019-20 के दौरान खास सब्सिडी का डेटा दिया गया है और कहा गया है कि ये जो सब्सिडी है वह 1.6 लाख करोड़ से 2.2 लाख करोड़ के बीच है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि भविष्य में जो वार्षिक सब्सिडी की जो दर है वो कम से कम 2.5 लाख करोड़ होने की उम्मीद है। यहाँ पर इसी बात को मुद्दा बनाया गया है कि क्या ये जो सब्सिडी दी जा रही है वो सही लोगों तक पहुँच रही है या फिर इसमें कोई रिसाव है। यहाँ पर इस बात का भी जिक्र किया गया है जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि पिछले 3 वर्षों में जो है जितनी भी खाद्यान्न राज्यों को आवंटित की गई है उसमें से अधिकतर की निकासी की गई है राज्यों के द्वारा, जिसकी दर यहाँ पर बताई गई है 91 से 95%। यानी कि जो भी खाद्यान्न केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को आवंटित की जा रही है राज्यों के द्वारा लगभग उसमें से 95% जो है खाद्यान्न को जो है निकासी की जा रही है। यहाँ पर जो है इसकी मात्रा ही बताई गई है जो कि 60 मिलियन टन से लेकर के 66 मिलियन टन है। तो ये सारे के सारे डेटा जो है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है 2020-21 का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण यहाँ पर जो है सब्सिडी का जो अनुमान है वो बहुत ही बढ़ गया है जो कि 4.23 लाख करोड़ हो सकता है, जिसमें कि 84,636 करोड़ का अतिरिक्त बजटीय संसाधन आवंटन नहीं है। यानी कि अगर इस राशि को भी यहाँ जोड़ दिया जाए तो ये राशि जो है 5 लाख करोड़ से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, जो कि सरकारों पर एक बहुत बड़े बोझ की तरह है। यहाँ पर इस एडिटोरियल के लेखक के द्वारा जो भी अनाज दिए जा रहे हैं उसके मूल्य को भी मुद्दा बनाया गया है और कहा गया है कि ये मूल्य बहुत ही कम है और यहाँ पर जो है आर्थिक सर्वेक्षण का जिक्र करते हुए उनके द्वारा ये कहा गया है कि इन मूल्यों में बढ़ोतरी करनी चाहिए जिससे कि सरकार पर पड़ने वाला जो बोझ है वो थोड़ा क्या हो सके,
कम हो सके। यहाँ पर उन्होंने NFSA यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो कानून है जो 2013 में पास किया गया था उसका भी जिक्र किया है और कहा है कि यहाँ पर भी ये कहा गया था कि हर 3 साल में जो है मूल्यों को संशोधन किया जाना चाहिए। लेकिन ये मूल्य संशोधित नहीं हुए हैं और यहाँ पर आज भी गेहूं और चावल जो है 2 रुपये और 3 रुपये प्रति किलो जो है बना हुआ है, जिसके कारण सरकार पर जो है सब्सिडी का भार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर सरकारें जो है वो इच्छा शक्ति नहीं दिखा रही हैं इन मूल्यों को बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर राजनीति हावी हो जाती है। बहुत सारे स्टेट्स में जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो वहाँ की सरकारें हैं, उन्होंने पहले से ही जनता को यह वादा कर रखा है कि वो 1 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये किलो जो है अनाज उनको मुहैया कराएंगे और चुनाव जीतने के लिए जो है वो इसमें बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो है एडिटोरियल के लेखक के द्वारा NFSA के मानदंडों में जो है बदलाव की बात कही गई है, यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में जो है जो भी मानदंड है उस पर जो है बदलाव करने की सिफारिश की गई है। यहाँ पर एक डेटा दिया गया है और यहाँ पर बताया गया है कि जनवरी 2015 में एक आधिकारिक समिति ने कानून के तहत कवरेज की मात्रा को मौजूदा 67% से घटाकर 40% करने का आह्वान किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी जो हमारा खाद्य सुरक्षा कानून है उसमें हमारे पूरे पॉपुलेशन का, पूरे जनसंख्या का लगभग 67% लोगों को जो है खाद्य सुरक्षा कानून के तहत यहाँ पर अनाज जो है दिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि इसे घटा करके क्या करना चाहिए, 40%, यानी कि जिन लोगों को खाद्य सुरक्षा की जरूरत है उन्हें ही यह सब्सिडी दिया जाए, जिन्हें यह जरूरत नहीं है उन्हें यह सब्सिडी नहीं दिया जाए। यहाँ पर जो है इस एडिटोरियल के लेखक के द्वारा एक और डेटा दिया गया है। यहाँ पर जो है जिक्र किया गया है रंगराजन कमेटी का और उनके रिपोर्ट का। यहाँ पर जो है 2011 के पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए रंगराजन कमेटी ने 2014 में यह रिपोर्ट दी थी कि यहाँ पर जो है BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की जो संख्या है वो 29.5% यानी कि लगभग जो है 36 करोड़ के आसपास है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो खाद्य सब्सिडी है वो बहुत ही ज्यादा लोगों को दी जा रही है। इसका जिक्र करते हुए इस एडिटोरियल के लेखक ने कहा है कि हमें जो है जनसंख्या में उन्हीं लोगों को यह सब्सिडी देनी चाहिए जिन्हें यह जरूरत है। और यहाँ पर उनके द्वारा सबसे अंतिम पार्ट में जो है यह कहा गया है कि किस तरीके से हम अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को जो है सुधार सकते हैं। और यहाँ पर इस बात पर जोर दिया गया है कि जिन लोगों को इसकी जरूरत है सिर्फ उन्हें ही यह सब्सिडी दी जाए, जिनको यह जरूरत नहीं है उन्हें यह सब्सिडी नहीं दी जाए। तो आज के न्यूज़पेपर में PDS को लेकर के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है न्यूज़ है और यहाँ पर जो है उसके प्रॉब्लम्स की भी चर्चा की गई है और किस तरीके से हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को जो है सही कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं और सही व्यक्तियों तक पहुंचा सकते हैं, इसकी खुलकर चर्चा की गई है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले न्यूज़ की तरफ और यहाँ पर जो है एक एडिटोरियल जो है पर्यावरण को लेकर के है और ये एडिटोरियल हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है पर्यावरण नियामक को बनाने की बात कही गई है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर हमारे परीक्षा को लेकर के क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को एक जनहित याचिका पर फिर से यह आग्रह किया गया है या कहें कि आदेश दिया गया है कि वह जो है पर्यावरण नियामक को बनाए जिसके तहत जो है पर्यावरण की रक्षा की जा सके। आइए देखते हैं मामला क्या है। यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राष्ट्रीय पर्यावरण नियामक स्थापित करने के लिए कहा है। लेकिन यहाँ पर इस एडिटोरियल के लेखक के द्वारा यह कहा जा रहा है कि पहले की सरकारें भी इस तरह के आदेशों को अनदेखा करती आ रही हैं और यह नियामक बनाना तभी सफल होगा जब सरकारें जो हैं प्रकृति के मूल्य को समझें, इच्छा शक्ति दिखाएं एक ऐसे पर्यावरण नियामक को बनाने की। यहाँ पर जो है 2011 और 2014 का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उसका भी जिक्र किया गया है। यहाँ पर मामला क्या था आइए समझ लेते हैं। यहाँ पर लाफार्ज खनन मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही
केंद्र की सरकार को जो है एक स्वतंत्र नियामक बनाने के आदेश दिए थे। लेकिन यहाँ पर जो है केंद्र की सरकार ने उस आदेश को जो है सिर्फ सुझाव मान करके कोई फैसला नहीं लिया, और यहाँ पर जो है पहले दिए गए आदेशों को भी यहाँ पर नहीं माना गया और एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना नहीं की गई। इसी का जिक्र जो है इस एडिटोरियल में किया गया है, और यह बताने की कोशिश की गई है कि ये कोई नई बात नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने जो है केंद्र सरकार को यह अपील की है या फिर यह आदेश दिया है कि वह क्या करे, एक स्वतंत्र नियामक बनाए जिससे कि पर्यावरण की रक्षा हो सके। लेकिन यहाँ पर बार बार जो है केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का जो है अनुपालन नहीं किया गया है, और यहाँ पर फिर से जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया है वह फिर से जो है इस मुद्दे को जिंदा कर देता है। यहाँ पर जो है पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी कि EIAP की अधिसूचना 2020 की भी चर्चा की गई है, और यहाँ पर कहा गया है कि किस तरीके से ये जो ड्राफ्ट है यानी कि पर्यावरण प्रभाव आकलन जो अधिसूचना है वो किस तरीके से अप्रभावी है, और किस तरीके से यहाँ पर सरकार जो है पर्यावरण को बचाने का काम नहीं कर रही है। यहाँ पर जो है एडिटोरियल के अंतिम भाग में इसकी चर्चा की गई है और कहा गया है कि इस अधिसूचना के बावजूद भी ऐसे उद्योगों को लगाने का यहाँ पर परमिशन दिया गया जिससे कि हमारे पर्यावरण को क्या हो रहा है, बहुत ही नुकसान हो रहा है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है अंगुल का, कानपुर का, जहां पर जो है कोयले आधारित बिजली को उत्पन्न करने वाले उद्योगों को लगाने की क्या की गई, अनुमति दे दी गई। तो इन सभी बातों का जिक्र करते हुए इस एडिटोरियल के लेखक ने बहुत ही मूलभूत प्रश्न उठाया है, और यहाँ पर उन्होंने जो है केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति पर ही सवाल खड़ा कर दिया है कि वो नहीं चाहती है कि ऐसा कोई नियामक बने जिससे कि जो है जो उद्योगों के लगने पर, खास करके वैसे उद्योग जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उनके उद्योगों को लगने पर जो है कोई झंझट पैदा हो, रुकावट हो। तो यहाँ पर जो है ये एडिटोरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक और नियामक की चर्चा की गई है जो कि पर्यावरण के लिए है, और यहाँ पर यह बताया गया है कि ये बहुत ही जरूरी कदम होगा अगर हम चाहते हैं कि हमारे पर्यावरण को हम बचा सकें और जो है आगे चल करके हमारे देश में प्राकृतिक घटनाएं कम हो सकें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले समाचार की तरफ, और यहाँ पर एक एडिटोरियल आया है आज के समाचार पत्र में जहाँ पर नेपाल की आंतरिक स्थिति को लेकर के क्या की गई है, चर्चा की गई है। यहाँ पर सारा का सारा जो एडिटोरियल है वो वहाँ पर नेपाल की जो है अंदरूनी राजनीति उस पर आधारित है। लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो है नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया 2 महत्वपूर्ण आदेश। यहाँ पर जो है 23 फरवरी और 7 मार्च 2021 को वहां के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है 2 महत्वपूर्ण फैसले दिए गए, और यहां से जो है उनकी राजनीति में एक नाटकीय मोड़ आता है। देख लेते हैं वो फैसला क्या है। यहाँ पर जो है पहला फैसला ये दिया गया कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली हैं, उन्होंने वहाँ की प्रतिनिधि सभा जो कि वहाँ का निचला सदन है उसको भंग करने का निर्णय लिया था, और यहाँ पर जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस निर्णय को जो है क्या कर दिया गया है, तो निरस्त कर दिया गया है। और इसी के अलावा 7 मार्च 2021 को भी एक फैसला दिया गया वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जहाँ पर जो है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के पंजीकरण को अमान्य करार दिया गया है। अब यहाँ पर जो है इन्हीं 2 फैसलों से जो है नेपाल की राजनीति में भूचाल आया हुआ है, और इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा जो है इस एडिटोरियल के लेखक के द्वारा यहाँ पर की गई है। और अंतिम भाग में जो है पॉसिबल सिनारियो यानी कि वहाँ की राजनीति में और अगर इलेक्शन होते हैं तो किन दलों के बीच में गठबंधन हो सकता है उसकी यहाँ पर चर्चा की गई है। लेकिन हमारे एग्जाम के लिए जो है ये जो 2 महत्वपूर्ण निर्णय आए हैं वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आपको ये याद रखने हैं। और एक फैसले में जो है वहाँ के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के द्वारा जो वहां के निचले सदन को भंग किया गया है उस निर्णय को जो है निरस्त किया गया, और दूसरे निर्णय में जो है यहाँ पर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को जो है उसका जो पंजीकरण है उसे जो है अमान्य कर दिया गया। आइए अब आज के पेपर में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण समाचारों पर भी नजर डाल लेते हैं जो कि हमारे परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि लिंग भेदभाव का मामला जो है उठाया गया है। तो देखते हैं यह न्यूज़ क्या है। यहाँ पर जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद ए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जो है केंद्र की सरकार को एक नोटिस दिया है और यहाँ पर उन्हें जवाब देने के लिए कहा है और यह बतलाने को कहा है कि क्या
एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी में जो महिलाओं की संख्या कम है, कहीं वो लिंग भेदभाव के कारण तो नहीं है। यहाँ पर जो है यह पूछा गया है सरकार से कि क्या सरकार जो है औरतों को जो है कमज़ोर समझती है, महिलाओं को जो है कमज़ोर समझती है और सिर्फ लिंग भेदभाव के कारण जो है वहाँ पर उन्हें प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर जो है एडवोकेट कुश कार्ला के द्वारा जो है एक पिटीशन यानी कि जनहित याचिका जो है दायर की गई थी और इस मामले को उठाया गया था और इस तरफ ध्यान दिलाया गया था कि किस तरीके से नेवल एकेडमी और एनडीए में जो है महिलाओं की संख्या कम है, जो कहीं ना कहीं लिंग भेदभाव की तरफ इशारा करता है। यहाँ पर एडवोकेट कुश कार्ला के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के पुराने फैसलों को भी चर्चा की गई है और कहा गया है कि किस तरीके से 2010 में जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में जो है महिला ऑफिसर्स के लिए आर्मी में जो है परमानेंट कमीशन को मंजूरी दी थी, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया था, अनुमति दिया था। और यहाँ पर कोर्ट के द्वारा जो है इस बात को नकारने का भी बात उठाया गया है, जिसमें समाज में यह अवधारणा बनी हुई है कि महिलाएं जो हैं शारीरिक रूप से जो है मर्दों से यानी कि पुरुषों से क्या होती हैं, कमजोर होती हैं। तो यहाँ पर जो है एक बहुत ही मूलभूत प्रश्न उठाया गया है और यहाँ पर यह भी बात की गई है कि अगर ऐसा हो रहा है एनडीए और नेवल एकेडमी में, तो यह कहीं ना कहीं हमारे संविधान के द्वारा दिए गए मूलभूत अधिकारों का भी क्या है, उल्लंघन है। आप जानते हैं कि आर्टिकल 14 जो है, जो कि यह कहता है कि हमारे देश में कानून जो है वो सभी के लिए क्या होंगे, बराबर होंगे। और वकील के द्वारा यही कहा जा रहा है कि यह आर्टिकल 14 का भी कहीं ना कहीं क्या है, उल्लंघन है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ और यहाँ पर जो है रसिया के द्वारा जो है अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई गई है और उस बैठक में जो है यूएस, चाइना और पाकिस्तान को आमंत्रित किया गया है, लेकिन इंडिया को जो है यहाँ पर आमंत्रित नहीं किया गया है। इसी को लेकर के यहाँ पर एक न्यूज़ आई है और यह बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से भारत को जो है यहाँ पर अलग किया जा रहा है रसिया के द्वारा। यहाँ पर जो है एक वर्ड यूज़ किया गया है जिसे बोला जा रहा है त्रायोका। त्रायोका का मतलब होता है एक ऐसी गाड़ी जिसे 3 लोगों के द्वारा संचालित किया जाता है। यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि रसिया के द्वारा 2 साल पहले जो है अफगानिस्तान को लेकर के जो है 3 देशों से चर्चा शुरू की गई थी। उसमें से एक देश था यूएस, दूसरा देश था चाइना और खुद वो। यहाँ पर जो है त्रायोका +1 की बैठक हो रही है और यहाँ +1 में कौन है, तो पाकिस्तान। यहाँ पर इंडिया को जो है आमंत्रित नहीं किया गया है। तो ये भी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि त्रायोका का मतलब क्या होता है, कौन से 3 देश मिल करके अफगानिस्तान में जो है शांति बहाली की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर जो है किस देश को जो है इस मीटिंग में तवज्जो दी गई है, बुलाया गया है। आइए अब आज के समाचार पत्र पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्नों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पहला कथन है कि अविश्वास प्रस्ताव किसी मंत्री के साथ साथ पूरे मंत्री परिषद के खिलाफ भी पेश किया जा सकता है। दूसरा है इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/5 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। और तीसरा कथन है कि यदि प्रस्ताव राज्यसभा में साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है तो मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। और यहाँ पर आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सही है। ऑप्शन है आपके केवल 1, केवल 2, 1 और 3 और इनमें से कोई भी नहीं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समाचार पत्र में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है नो ट्रस्ट वोट यानी कि अविश्वास प्रस्ताव को हरा दिया है, जो कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों के द्वारा लाया गया था। इसी को आधार बना करके यह क्वेश्चन बनाया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ केंद्र में लोकसभा में और राज्यों में जो है विधानसभा में लाया जा सकता है, क्योंकि अगर आपके पास विधानसभा में और केंद्र में अगर लोकसभा में बहुमत है तो आपके पास सरकार चलाने का क्या होता है, अधिकार होता है। और यहाँ पर जो है इसी की चर्चा करते हुए यह कथन आपको दिए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूँ कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है यानी कि विपक्ष उसे पारित करवा लेता है तो सरकार को क्या करना होता है,
इस्तीफा देना होता है। और अगर सरकार इस अविश्वास प्रस्ताव को डिफीट कर देती है, रोक लेती है, तो इसका मतलब ये होता है कि सरकार के पास क्या है, उचित बहुमत है। अब इसी पर आधारित यह क्वेश्चन है और आपको इसका क्या करना है, मुझे आंसर बतलाना है। आशा करता हूं कि आप सभी जो है इसका सही उत्तर जो है मुझे कमेंट करेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ, और प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पहला कथन है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF निजी क्षेत्र को छोड़कर परमाणु प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, विद्युत संयंत्रों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा कथन है CISF एकमात्र ऐसा बल है जिसके पास एक अनुकूलित और समर्पित फायर विंग है। और तीसरा कथन है CISF एक प्रतिपूरक लागत बल है। और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। और आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है केवल 1 और 3, तीसरा ऑप्शन है 2 और 3, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी जो है सही हैं। यहाँ पर जो है इस प्रश्न को बनाने के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा CISF के जो जवान हैं उनको जो है सम्मानित किया गया है, ग्रीटिंग्स भेजी गई है उनके राइजिंग डे ऑफ CISF पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 10 मार्च को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी, और ये छोटी छोटी न्यूज़ भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इसी पर आधारित एक प्रश्न आपको दिया गया है, उसका आंसर आपको हमें यहाँ पर देना है। आइए अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं PMSSN, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और पहला कथन है कि यह सार्वजनिक खाते में स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की आय से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक असमापक आरक्षित निधि यानी कि नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड है। दूसरा कथन है कि PMSSN का प्रशासन और रखरखाव वित्त मंत्रालय को सौंपा गया है। तीसरा कथन है PMSSN ने भेजी गई राशि का उपयोग आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और मनरेगा जैसी प्रमुख योजनाओं के लिए किया जाएगा। और आपको बताना है कि इन 3 कथनों में से कौन से सही हैं। यहाँ पर जो है 10 मार्च को जो है इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी, जहाँ पर जो है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को जो है एक सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड यानी कि जो यहाँ पे कहा गया है कि एक असमापक आरक्षित निधि के रूप में जो है क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है। और यहाँ पर यह भी बात बताई गई है कि जो भी शिक्षा और स्वास्थ्य का उपकर लगाया गया है उससे जो आमदनी होगी उसे जो है यहाँ पर रखा जाएगा और उसको जो है यहाँ पर खर्च किया जाएगा। और यहाँ पर जो है इसके साइलेंट फीचर्स के बारे में बातें की गई है। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर होने वाली आय यानी कि जो स्वास्थ्य और शिक्षा के उपकर से होने वाली जो आय है उसे जो है भारत सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं में जैसे आयुष्मान भारत, नेशनल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इन जैसी योजनाओं में खर्च किया जाएगा। तो यहाँ पर ये एक न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी पर आधारित जो है आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है और सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो आशा करता हूँ कि आप जो है इसका सही आंसर मुझे देंगे। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और 4 का क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पहला कथन है सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 का आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय और तत्कालीन आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किया गया था। दूसरा कथन है सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य के लिए जाति आधारित आबादी की गणना नहीं करती है। और तीसरा कथन है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर प्रत्येक 10 साल में जनगणना आयोजित की जाती है। और आपको ये बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। और ऑप्शन है केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। यहाँ पर जो है इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई है आज के समाचार में,
और जो है क्या है कि नो प्रोपोजल टू रिलीज कास्ट डाटा, यहाँ पर जो है MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के द्वारा जो है ये कहा गया है कास्ट जो डेटा है यानी कि जो हमारा 2011 में कास्ट सेंसस हुआ था उसके डेटा को जो है यहाँ पर रिलीज करने का कोई भी इरादा नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। और यहाँ पर जो है उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लेते हैं और क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन राज्यों में शेर जैसी पूंछ वाले मैकॉक बंदर अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं। और ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। और निम्नलिखित कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। और आपका ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, बी है केवल 2, सी है 1, 3 और 4 और डी है 1, 2, 3 और 4। यानी कि यहाँ पर जो है मकाक बंदर के बारे में पूछा गया है और यह पूछा गया है कि उसका प्राकृतिक आवास जो है कहाँ पर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो बंदर हैं जो है आपके वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। मैंने आपको बहुत बड़ा हिंट यहाँ पे दे दिया कि ये जो बंदर हैं वो देश के वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट पर जो है पाए जाते हैं। अब बस आपको ये देखना है कि आपके जो है पश्चिमी घाट के तरफ जो है कौन कौन से आपके स्टेट आते हैं, वो तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है या आंध्र प्रदेश या फिर कोई और। आइए अब कुछ मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं जो कि आज के हिंदू समाचार पत्र पर क्या है आधारित है। और पहला क्वेश्चन है कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के महत्व पर चर्चा करें और इसमें शामिल चुनौतियों के बारे में भी बताएं और उन चुनौतियों को दूर करने के लिए किन किन सुधारों की आवश्यकता है इस पर भी अपने विचार रखें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है और इसका उत्तर आपको जो है देना है। यहाँ पर जो है अगर उत्तर की संरचना की बात करें तो यहाँ पर भूमिका में जो है आप भारत में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की ज़रूरतों का उल्लेख कर सकते हैं। आप यह बता सकते हैं कि 2011 का जो डेटा आया था उसमें जो है अभी भी जो है लगभग 29.5% लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे जीते हैं। और यहाँ पर आप बता सकते हैं कि उन सभी के लिए जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर जो है मुख्य भाग में आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली की महत्व की चर्चा कर सकते हैं और यहाँ पर जो है आपको बताना होगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कमियां क्या हैं। जैसा कि मैंने आपको एडिटोरियल में चर्चा करते समय ये बताया था कि यहाँ पर जो है लगभग 67% पॉपुलेशन को जो है यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, खाद्य सुरक्षा कानून के तहत खाद्य मुहैया कराया जा रहा है, जिसे कि यहाँ पर कम करने की बात की गई थी। ठीक है, इन सभी बातों का आप यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको ये बताना होगा कि किस तरीके से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो है अनाज जिन लोगों तक पहुँचना चाहिए था उन लोगों तक नहीं पहुँच रहा है, जिसके कारण जो सब्सिडी का भार है वो सरकारों पर जो है बढ़ता जा रहा है, जिसकी चर्चा जो है आर्थिक सर्वेक्षण में भी की गई थी। इन्हीं सब बातों का जिक्र करते हुए, इनकी कमियों की चर्चा करते हुए आपको यह बताना होगा कि किस तरीके से जो है हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को जो है और अच्छा कर सकते हैं। आइए अब दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि भारत में पर्यावरण की सुरक्षा और उसके खतरों को देखते हुए एक पर्यावरण नियामक की जरूरत पर विस्तृत चर्चा करते हुए अपने विचार रखें। अगर हम उत्तर की संरचना की बात करें तो आप यह बता सकते हैं भूमिका में कि किस तरीके से पर्यावरण का जो बदलाव है पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी हो रहा है और इस पर्यावरण में बदलाव के कारण भारत को अर्थव्यवस्था में और जान माल की कितनी हानि हो रही है। यहाँ पर जो है आप इस बात का भी जिक्र कर सकते हैं कि किस तरीके से सरकारों के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की अनदेखी की गई जिसमें उसने कहा था कि भारत को एक पर्यावरण नियामक की जरूरत है, लेकिन सरकार के द्वारा उसे नहीं बनाया गया। यहाँ पर आप इस बात की भी चर्चा कर सकते हैं कि किस तरीके से पर्यावरण में होने वाले बदलावों को अनदेखा करके कुछ ऐसे उद्योगों को यहाँ पर जो है मान्यता दी गई जो कि हमारे पर्यावरण को और भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर इन सब खतरों का जिक्र करते हुए आप ये बता सकते हैं कि किस तरीके से पर्यावरण जो नियामक है वह इन सब चीज़ों से भारत को बचा सकता है। तो इन सभी की चर्चा करते हुए आपको ये बताना है कि किस तरीके से पर्यावरण नियामक जो है भारत के लिए एक तरीके से अच्छा कदम होगा और वह पर्यावरण से होने वाले नुकसान से हमें बचा सकता है।
आशा करता हूं कि आपको आज का समाचार विश्लेषण समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा तो उसे शेयर करें, उसे लाइक करें और जो क्वेश्चंस मैंने आपको आज यहाँ पे दिए हैं उसका जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करना ना भूलें। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए मिलते हैं अगले समाचार विश्लेषण में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।